साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी हमारे साथ बने रहे। आज हम बहुत ही सुंदर आपके लिए वन लाइनर प्रश्न के उत्तर लेकर के आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। पूरा पार्ट जो है आपको सरल से सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा, जो आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा परीक्षा के पहले जो तैयारी की जाती है, तुरंत जो विद्यार्थी अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, ज़्यादा याद नहीं कर पाए हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी वन लाइनर जो है वो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है कक्षा 10वीं के लिए। तो इस सत्र में सामाजिक विज्ञान के लिए हम जो है अभी वन लाइनर देखने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट जो है वो समकालीन भूगोल, इसको देखेंगे। संसाधन एवं विकास पहला पार्ट, इसके वन लाइनर जल्दी से जल्दी हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। आप अपने साथी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको नंबर लाने के लिए। वन लाइनर में हम चलते हैं। पहला दे रखा है, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। याद रखिएगा, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन। समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। पवन, जल, सौर नवीकरण योग्य संसाधन है। पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरण योग्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीव जो है वो जैविक संसाधन होते हैं। अगला, धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा होता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यूएनसीडी यूनिसेड में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक सुमेसर ने 1974 में लिखी। ब्रुंडनलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा, संसाधन संरक्षण से संबंधित पुस्तक जो है वो हमारा साझा भविष्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग जो है वो मैदानी भाग है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है। पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध होते हैं। भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। भौतिक कारक जो है वो भू आकृति, जलवायु और मृदा कहलाते हैं। जनसंख्या, घनत्व और प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। जनक, सेल, जलवायु, वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं। मृदा का निर्माण जैव और अजैव पदार्थों से होता है। भारत का उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। रेगर मिट्टी नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का रंग लोह धातु के कारण लाल होता है। लेटराइट शब्द का ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। ये लेटेराइट मृदा अम्लीय होती है। लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली और लवणीय होती है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खात भूमि या बंजर भूमि जैसे उसको कहते हैं हम, उत्खात भूमि भी कहा जाता है। मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से पहला पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप लगातार पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। अब बढ़ते हैं हम अध्याय 2 विद्यार्थियों, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जिसमें बढ़ते हैं। वन प्राथमिक उत्पादक है। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना 1973 में शुरू की गई।
रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं। भारत के में आधे से अधिक वन जो है आरक्षित वन है। भारत आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सरिस्का बांध रिजर्व राजस्थान में स्थित है। सरिस्का छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती है। मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। मुंडा और संथाल जनजातियां जो है वो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। बीज बचाव आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रकार से दूसरा अध्याय भी पूरा होता है। अध्याय 3 की ओर चलते हैं, जल संसाधन। विद्यार्थियों, बहुत जल्दी से आपको ये पूरा किताब का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप याद करके परीक्षा में जाएं और हल करें। निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं तीसरे पार्ट में। पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जल एक नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। JJM का पूर्ण रूप जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। 11वीं शताब्दी की जो भोपाल झील है सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज व्यास नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचता है। अगला, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। बुल अथवा कुल में नदी वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। खादिन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है। खादिन जोहड़ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादिन को ही जोहड़ कहते हैं। टांका भी राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल का संरक्षण का काम किया जाता है। पालर पानी, वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है। वर्षा का जो जल होता है भूमिगत जल, उसको पालर पानी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। चेरापूंजी और मासिम राम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। मेघालय में है ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया। उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। हौज खास इस विशिष्ट तालाब को कहते हैं। इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली में ये, बहुत 14वीं शताब्दी में। दामोदर नदी को भारत की शोक की नदी कहा जाता है। दामोदर नदी दक्षिण भारत की शोक की नदी कहा जाता है। दक्षिण का शोक। भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस प्रकार से तीसरा पार्ट भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4, कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न नामों से अलग अलग जाना जाता है अलग अलग राज्य में। कर्तन दहन कृषि को पूर्वोत्तर राज्य में झूम कहा जाता है। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसलों को ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों ये मुख्य रबी की फसल है। खरीफ फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन ये मुख्य खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। रबी की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। दालें फलीदार फसल का उदाहरण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाल जो है उस फलीदार फसल का उदाहरण है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी देश है। भारत नंबर 1 पर। दालें सबसे अधिक प्रोटीन देने वाली होती है। दालें भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र है। असम, दार्जिलिंग और तमिलनाडु। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरेबिका किस्म की विशेष उच्च। भारत में काफ़ी आरंभ में यमन से लाई गई थी। काफ़ी की खेती नीलगिरी पहाड़ियों में की जाती है। रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार खाद्य फसलें हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखा के आसपास जो देश हैं वहाँ पर रबड़ की खेती की जाती है। भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है भूमध्य रेखा के पास में आता है केरल, वहाँ पर रबड़ की खेती की जाती है। रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाया जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन कहलाता है। सेरीकल्चर भी कहा जाता है इसको।
कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगला महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य। सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर बहुत महत्वपूर्ण है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट का प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी बनाने में किया जाता है। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। विनोबा भावे द्वारा भूदान और ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था। विनोबा भावे द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है ये। भूदान ग्रामदान आंदोलन को जो है रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया था। ग्राम स्वराज अवधारणा गांधी जी से संबंधित है। और महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जो थे उनको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। ये पार्ट भी यहाँ पर पूरा होता है। अब बढ़ते हैं अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग की ओर। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान पदार्थ में उत्पाद में परिवर्तित करना विनिर्माण कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, विनिर्माण क्या होता है। तो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना ही विनिर्माण कहलाता है, याद रखिएगा अच्छे से। उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का मापन है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। चीनी उद्योग में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और काफ़ी आदि कृषि आधारित उद्योग है। लोहा, इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि खनिज आधारित उद्योग है। भेल का पूर्ण रूप भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। ये भी पूछा जाता है, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सेल का पूर्ण रूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगाया गया था। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है मुंबई में लगाया गया था। भारत पटसन में निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। भारत का प्रथम पटसन उद्योग जो है कोलकाता के पास में रिसरा में लगाया गया। भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में 1855 में लगाया गया था। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज उद्योग कहलाते हैं। इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज मिलाया जाता है। भारत के छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन धातु शोधन उद्योग है। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में रसायन उद्योग जो है एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। भारत रसायन उद्योग में विश्व में 12वें स्थान पर है। DAP जो है वह एक उर्वरक उद्योग है, याद रखिएगा। DAP क्या है? एक उर्वरक खाद्य उद्योग है। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% है। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया से संबंधित है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। बेंगलुरु जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत दूरभाष, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि निर्मित किए जाते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण फैलता है। उद्योगों से औद्योगिक प्रदूषण होता है। उद्योगों से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। ये 4 प्रकार के प्रदूषण उद्योग से होते हैं। अनचाही गैसों जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण का कारण होती है। अगला जो है अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं। परिवहन के 3 साधन होते हैं, एक स्थल, जल और वायु। भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा सड़क जाल वाला देश है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश दूसरा नंबर पर भारत है। भारत में सड़क जाल लगभग जो है 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। NHAI का पूर्ण रूप भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहा जाता है इसको। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। CPWD का पूर्ण रूप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है। भारत में सड़कों का रखरखाव निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रसिद्ध जो है शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। राज्य राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। PWD का पूर्ण रूप सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है।
भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाता है। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया। सीमा सड़क संगठन देश की सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव देखती है। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन का है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सबसे लंबी सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसको अटल टनल के नाम से जाना जाता है। अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अटल टनल पूरे साल मनाली को लोहाली स्पीति घाटी से जोड़ती है। भारत की अटल टनल जो है हिमालय की परिपंजाल पर्वतमाला में स्थित है। भारत की अटल टनल समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। भारत में देश की जो है पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में ये रेल चली थी। भारत देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई। भारत देश की पहली रेलगाड़ी जो थी वो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी इसमें शुरू में। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंड मतलब 16 अलग अलग प्रखंड में बांटा गया है। जैसे मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, इस प्रकार से 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया। भारत देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। भारत देश की पहली गैस पाइपलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों ये याद रखिएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसको HVJ गैस पाइपलाइन कहा जाता है, लगभग 1750 मतलब 1700 किलोमीटर लंबी है। भारत की समुद्री तट रेखा जो है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया, बंदरगाह बनाया गया कांडला। भारत का 95% विदेशी व्यापार प्रमुख जो है वो समुद्री पत्तनों से होता है। भारत का प्रमुख पहला पत्तन जो है वो कांडला है, गुजरात में। भारत के कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का जो कांडला पत्तन है वो एक ज्वारी पत्तन है। भारत मुंबई बृहत्तम पत्तन, भारत का जो मुंबई का जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत के मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क का निर्यात मारमागांव पत्तन के द्वारा किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र गोवा के पास में। न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। भारत का कोच्चि पत्तन जो है वो सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रयी है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। विशाखापट्टनम पत्तन स्थलों से घिरा है, गहरा भी है और सुरक्षित पत्तन है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत का पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा इन सभी बंदरगाहों को विद्यार्थियों, नक्शे में पूछ सकते हैं। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। कोलकाता एक ज्वारी पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस जो है वो दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। विश्व का बृहत्तम डाक संचार जो है वो भारत में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क। डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण। 100 भाषाओं में अखबार निकलता है भारत में। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। भारत एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन जो है वो विकसित किया गया। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो है वो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। इस प्रकार से ये पार्ट भी यहाँ पर पूरा होता है। भूगोल का पूरा हो चुका। अब हम बढ़ते हैं इतिहास की ओर, जिसमें अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। विद्यार्थियों अपने साथी विद्यार्थियों से ज़रूर शेयर करें, बहुत ही अच्छी आपके लिए ये वीडियो है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता निरंकुशवाद कहलाता है। यूरोप में राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद 19वीं सदी में अस्तित्व में आए। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शार्यू जो एक चित्रकार थे, इन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रेडरिक शार्यू ने चित्रों के माध्यम से सपनों का संचार रचा, जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था।
सारियों के कल्पना दर से यूटोपिया कहा गया उसको। यूरोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। कल्पना दर से या यूरोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, इसको कल्पना दर से कहा गया, यूरोपीय कहा गया। फ्रेडरिक सारियो द्वारा बनाया गया पहला चित्र जिसमें स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। दूसरा, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में साबान विश्वविद्यालय में दिए व्याख्यान को निबंध के रूप में छापा जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहलाता है। राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई थी। यूरोप में छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों द्वारा क्लब की स्थापना की गई जिसे जैकोबिन क्लब कहा जाता है। रेबमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। 1814 की नागरिक संहिता जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 1814 की जो नागरिक संहिता थी उसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की नागरिक संहिता में क्या था कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था खत्म की, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। तो इस संहिता को जो है नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया। जर्मन चित्रकार कार्ल केस्पर फ्रिट्ज ने रंगीन चित्र के माध्यम से फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज्वेब्रकेट शहर पर कब्जा करते हुए दर्शाया गया है। राइनलैंड का डाकिया चित्र के माध्यम से नेपोलियन को 1813 में लाई दिसक की लड़ाई में हारकर फ्रांस लौटते हुए दर्शाया गया। राइनलैंड का डाकिया नेपोलियन को दिखाया गया या नेपोलियन को ही कहा गया राइनलैंड का डाकिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हेप्सबर्ग साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। हेप्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो है कुलीन वर्ग कहलाता था, जो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। उच्च वर्ग के लोग राजनीतिक कार्यों के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है, विद्यार्थी याद रखिएगा। नेपोलियन का इटली पर हमला होता है 1797 में, जहां से नेपोलियन युग की शुरुआत होती है 1797 से। उसके बाद 1814 से 1815 में नेपोलियन का पतन होता है, वियना शांति संधि होती है और 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है। 1848 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मेग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र जो है राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 जो है इटली का एकीकरण होता है। 1866 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। 1905 में हेप्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। औद्योगिकीकरण की शुरुआत जो है इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। औद्योगिकीकरण की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति हुई और शिक्षित एवं उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार जो है लोकप्रिय हुए। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द जो है लैटिन भाषा के मूल लिबर से आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून की समझ में सबकी बराबरी। जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। 1815 में वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। नेपोलियन की हार हो जाती है इस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में 1815 में। महत्वपूर्ण है। नेपोलियन की पराजय के बाद में 1815 में वियना की संधि होती है, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है वो ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ड्यूक मेटरनिक का भी याद रखना है आपको। वियना शांति की शर्तें क्या थी कि बुर्बो वंश की सत्ता में बहाली होगी। बुर्बो राजवंश जो चला आ रहा था पूर्व से ही। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर नेपोलियन का कब्जा था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। तो ये इस प्रकार से संधि होती है। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मेस्सीनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था, जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। जुसेपी मेस्सीनी इटली का क्रांतिकारी व्यक्ति था। ऑटोमन साम्राज्य में आयरलैंड और पोलैंड जैसे कुछ क्षेत्र थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था।
फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना लुई फिलिप की अध्यक्षता में की गई थी। मेटरनिक ने टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही गई थी, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। ये मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति में यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ था। अंग्रेज काबिलार्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। कुस्तुनतुनिया की संधि जो है 1932 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोवा फ्रेंच रोमानी चित्रकार था। उसने एक घटना को चित्रित किया जिसे कियांस द्वीप कहा जाता है। जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतक ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। जेकब ग्रिम का जन्म 1785 ईस्वी में, विल्हेल्म ग्रिम का जन्म 1786 ईस्वी में जर्मनी में हनासोवर में हुआ था। इन दोनों भाइयों ने कानून की पढ़ाई के समय लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू किया था, जो 1812 ईस्वी में 33 खंडों में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। ये नारीवाद भी पूछा जा सकता है। महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध जो है वो नारीवाद कहलाता है। लुई जे ऑटो पीटर्स 1819 से 95 एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने नारीवाद राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। लुई जे ऑटो पीटर्स एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाला विचारों का समूह जो है विचारधारा कहलाती है। जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्ष के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेपे मैस्सिनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर एम्मानुएल द्वितीय पर आई थी। काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1861 में एम्मानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ला टालिया विक्टर एम्मानुएल की पत्नी थी। एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है नृजातीय कहलाता है। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेपे मैस्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में एम्मानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। जूसेपे गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ये पूछा जाता है। जूसेपे गैरिबाल्डी कौन था? नाविक था एक। उसका इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। गैरिबाल्डी ने युवाओं की एक शक्तिशाली सेना तैयार की जिसे लाल पूर्ति दल के नाम से जाना गया। लाल पूर्ति दल। गैरिबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना की थी। ब्रिटेन गणराज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे समाज था जिसे नृजातीय कहते थे। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। बाल्कन भौगोलिक और नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इनके मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यूरोपीय शक्तियों के मध्य बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा रही, जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, तब उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, इच्छा, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग जो है राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था। प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ दिया गया है। कभी कभी अधिकतर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, टूटी हुई बेड़िया जो है वो क्या दर्शाती है, तो इसका मतलब है आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच जो है वो जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति थी। बलूत पत्तियों का मुकुट जो है बहादुरी का प्रतीक। तलवार जो है मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली मतलब शांति की चाह है। काला तिल और सुनहरा तिरंगा जो है वो 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा रहा, जिसे
जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात करती हैं। इस प्रकार से ये पहला पार्ट पूरा होता है इतिहास का। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। भारत में राष्ट्रवाद। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। ये पूछा जाता है अधिकतर दक्षिण अफ्रीका से। वे दक्षिण अफ्रीका में थे, 1915 में भारत आते हैं। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। भारत आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था नील की खेती के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया। सबसे पहले गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन को देखिए। 1917 में सबसे पहले चंपारण बिहार में वो आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, नील की खेती के किसानों के लिए। 1918 में खेड़ा गुजरात में वो किसानों को कर में टैक्स में छूट दिलवाने के लिए आंदोलन करते हैं खेड़ा गुजरात में। 1918 में ही अहमदाबाद गुजरात में वो कपड़ा कारखाना मिल में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह करते हैं। ये महत्वपूर्ण सत्याग्रह इनके। 1918 में गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में गांधी जी ने सूत कपड़ा कारखानों के मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया। रोलेट एक्ट 1919 में बना, जिसके अंतर्गत राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़ताल हुई, दुकानें बंद हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जो थी वो त्याग दी उन्होंने। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली व मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी, याद रखिएगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी 1909 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। 1922 में चोरी चोरा की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। प्रदर्शन विरोध का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। इसको हम पिकेटिंग कहते हैं। पिकेटिंग अधिकतर पूछा जाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिनको बाद में गिरमिट या मजदूर कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के अंतर्गत उनको बाहर ले जाया जाता था उसको गिरमिट कहते थे। बिना किसी पारिश्रमिक या मेहनताना के किसी काम को करवाना बेगार कहलाता है। भारत में बेगारी प्रथा का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जिन्हें 1924 में फांसी दे दी गई थी। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुके में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। वह बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह किया। CR दास चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दे दिया गया। नमक या दांडी यात्रा जिसको कहा गया वो 12 मार्च 1930 को शुरू की गई गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ में यह नमक यात्रा शुरू की। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी गांव में पहुंचे और वहां उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 15 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा गया। 15 मार्च 1931 को ये हुआ। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी, जिसका असर भारत में भी पड़ा, याद रखिएगा। 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, जिसका असर भारत पर भी पड़ा। वाइसराय लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से मान लिया गया। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसराय इरविन को पत्र लिखा और 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको HSRA कहा गया, इसकी स्थापना की गई, जिसमें भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। रिपब्लिकन पार्टी 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंका। उसी वर्ष उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी।
अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत कहते हैं, उसको खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से प्रथम निर्वाचिका की जरूरत पर जोर दिया। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में रहने लगी थी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है भारत माता की छवि का निर्माण किया। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसे बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। वंदे मातरम जो है आनंद मठ पुस्तक में शामिल है। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता की छवि बनाई स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये बनाई थी। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद हरा लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। किप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल की मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी ने सक्रिय भागीदारी की थी। भारत में राष्ट्रवाद को देखें हम एक नज़र में तो 1918 में जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत की रचना की जाती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होती है। 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया जाता है। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1905 में 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ सूरत अधिवेशन में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1915 महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हो जाती है दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में महात्मा गांधी नील किसानों के लिए नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन करते हैं। 1918 महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। 1919 में रोलेट एक्ट कानून पारित होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन होता है, इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस। 1920 असहयोग आंदोलन शुरू होता है। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने चोरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी 2 वर्षों से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष जो है समाप्त होता है। 9 अगस्त 1925 काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा, काकोरी कांड जिसको कहा गया। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया जाता है। 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 1932 में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पुनः पैक्ट होता है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके अंतर्गत करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया जाता है।
इस प्रकार से ये भारत में राष्ट्रवाद होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले अध्याय 3 की ओर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण भूमंडलीकरण कहलाता है। सिल्क रूट, जिसको रेशम मार्ग भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक व्यापार था जो दूसरी शताब्दी से पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरीय तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसको सिल्क रूट करार दिया गया था। सिल्क मार्ग, ये मार्ग जो है एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्री मार्ग से जोड़ते थे। नूडल्स चीन से पश्चिम देशों में पहुंचे और वहां उन्हें से स्पेगेटी का जन्म हुआ। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। सिसिली जो इटली का एक टापू है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मटर, टमाटर, मिर्च, शकरकंद यूरोप में तब आया जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप को खोज निकाला। तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया। चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। जैविक युद्ध, जिसमें न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स में कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथार्प ने 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। जो बीमारी थी चेचक। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया। जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता असंतुष्ट कहलाता है। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य रहा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं। पहला ये कि व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का होता है। श्रम का प्रवाह, काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहाँ से वहाँ जाना। और पूंजी का प्रवाह, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश। 18वीं सदी के आखिर तक दशक तक जो है ब्रिटेन में कारनला था, मतलब मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। कारनला वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर रोक लगा दी थी। कारनला के समय क्या हुआ, भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या भी बढ़ी और भोजन के दाम भी बढ़े। कारनला हटाने के बाद क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, विकास का भी तेज हुआ और भोजन का अधिक भंडार हो गया। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा गया। नहरी सिंचाई वाले इलाकों, नहर बस्ती या केनाल कॉलोनी। 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। उस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी जो कि अफ्रीका में फैली। रिंडरपेस्ट बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में बड़ी तेज़ी से फैली। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं वो बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो 1929 से हुई थी। यह संकट 3 दशक के मध्य तक बना रहा। 1944 में अमेरिकी स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेडन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। ब्रेडन वुड्स व्यवस्था विनिमय दरों पर आधारित होती है। एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार वीटो कहलाता है। वीटो एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर जो है वो आयात शुल्क कहलाता है। प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर। विनिमय दर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर जो है 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर विनिमय दर और एक परिवर्तनशील विनिमय दर। जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। और ऐसी विनिमय दर जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है, लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहलाती है। कार निर्माता कंपनी हेनरी फोर्ड वृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बुचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयर के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। बंगाल में जूट या पटसन का उत्पादन होता था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिली।
भारत में आर्थिक मंदी के समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया दो खेमों में बटी थी। एक गुट में धुरी शक्तियाँ थी जिसमें नाज़ी जर्मन, जापान और इटली था। तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों का था जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस, फ्रांस और अमेरिका था। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल हुए थे। विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहा गया, इसकी स्थापना की गई। एक साथ बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। अब बढ़ते हैं हम औद्योगिकरण का युग। E.T. पाल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। E.T. पाल जो अमेरिका का एक संगीतकार था। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है प्राच्य। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित जो देश है उनको प्राच्य कहा जाता है। किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था को आदि कहा जाता है। औद्योगिकरण के पहले समय को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। उत्पादकों के संगठन को गिल्ड से कहा जाता था। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है स्टेपलर कहलाता है। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है फुलर कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है कार्डिंग कहलाती है। सबसे पहली औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई। सबसे पहली सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट ने लगाई। सूती उद्योग और कपड़ा उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव की कोई कमी नहीं थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। स्पिनिंग जेनी कताई की एक मशीन थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए जिनको गुमास्ता कहा जाता था। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगी। पहली कताई और बुनाई मिल जो है मद्रास में खुली। जमशेदजी जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम जमशेद जीजी भाई ने किया। देश की पहली जूट मिल सेठ खूबचंद ने लगाई थी। देश की पहली जूट मिल 1917 में कोलकाता में लगी थी। द्वारकानाथ टैगोर ने जहाज रानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। जमशेदपुर से भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है JN टाटा ने स्थापित किया। बहुत महत्वपूर्ण है निजी टाटा स्टील संयंत्र इस्पात जमशेदपुर झारखंड में। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र 1912 में स्थापित किया गया। 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वस्त कर्मचारी रखते थे जिन्हें जाबर कहा जाता था। अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि को जाबर कहा जाता था। भाई भोसले मुंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया फ्लाई शटल कहलाता है। चीज़ों की गुणवत्ता के प्रतीक को लेबल कहा जाता है। वस्तुओं या उत्पादों के लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। पहले विश्व युद्ध तक भारत का औद्योगिक विकास जो है वो बहुत धीमा था। अब बढ़ते हैं हम अगले अध्याय 5 जिसमें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो है चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या कुछ नवीसी करने वाले लोग जो है दक्ष सुलेखक होते थे। मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। चीनी बौद्ध छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। कितागावा उतामारो ने उकियो नाम की चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया। चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे। मार्को पोलो वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक चीन से लेकर आया था। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतहों को वेलम कहा जाता था। गुटेनबर्ग के पिता जो है व्यापारी थे। गुटेनबर्ग का नाम योहान गुटेनबर्ग था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने 1448 में किया। गुटेनबर्ग के जैतून पेड़ का मॉडल बनाया था। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किताब बाइबिल छापी थी। गुटेनबर्ग ने बाइबिल की 180 प्रतियां छापी थी। गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों के टाइप बनाए थे। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है।
छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहा जाता है। धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी गैली कहलाती थी। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है गाथा गीत कहलाता है। गाथा गीत। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहा गया। इटली में धर्मद्रोहियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था को इंक्विजिशन कहा गया। इरेस्मस ने कहा, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच पाती। इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत होते थे वो धर्म विरोधी कहलाते थे। किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहा जाता है। पॉकेट बुक के आकार की किताबों को चेप बुक कहा जाता है। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को चेपमैन कहा जाता था। रूसो एक दार्शनिक थे। फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की कि छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद जो है उड़ जाएगा। राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उस पर कोई पाबंदी ना हो तो निरंकुशवाद कहलाता है। बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस फ्रांस में स्थापित किया गया। ग्रीम बंधु जर्मन के थे। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। गीत गोविंद की रचना संस्कृत के महान कवि जयदेव ने की थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागजों पर नकल कर बनाई जाती थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है 16वीं सदी में गोवा में लगाई जाती है। भारत में सबसे पहले कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में किताबें छापी गई। भारत में प्रेस के जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। राजाराम मोहन राय ने एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। 2 फारसी अखबार जामे जहांनामा और शमसुल अखबार 1882 में प्रकाशित हुए। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उलमा कहा जाता था। इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान द्वारा की जाने वाली घोषणा फतवा कहलाता है। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। राजा रवि वर्मा 19वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। रस सुंदरी देवी बंगाली साहित्य की प्रारंभिक महिला लेखिका थी। हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में हुई। अमर जीवन नामक आत्मकथा रस सुंदरी देवी ने लिखी। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार नाम से जाना जाता है। आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ थे। असम की लोकप्रिय गीत ओ मेरे अपुनर्देश लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा का समाचार पत्र केसरी निकाला, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया। अब बढ़ते हम राजनीति के पाठ की ओर। लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 1, जिसमें सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा राज्य है। श्रीलंका निवासी अधिकतर बौद्धों की भाषा जो है सिंहली भाषा है। सन 1956 में श्रीलंका की राजभाषा जो है सिंहली को घोषित किया गया। बेल्जियम राज्य की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग राज्य से लगी हुई है। बेल्जियम राज्य के 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। श्रीलंका में तमिल लोग जो है वो अल्पसंख्यक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम स्वतंत्र राज्य सन 1830 में बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र सन 1948 में बना। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा मतलब डच या जर्मन बोलने वाले लोग करते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जिसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत था। श्रीलंका में विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई थी। श्रीलंका में संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। श्रीलंका 2 समुदाय तमिल और सिंहली में बटा हुआ है। श्रीलंका में तमिलों ने तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसरों की मांग के लिए संघर्ष किया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम में संघात्मक शासन व्यवस्था है। औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने वाले भारत से लाए गए लोग थे। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों का नेतृत्व करते थे। किसी देश का सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध के समान लगे तो वो गृह युद्ध कहलाती है।
यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदायों के बीच संघर्ष हुआ। तमिलीलम या सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। सत्ता का सीधा बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में होती है, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, 2009 में होती है। अध्याय 2 बढ़ते हैं हम संघवाद की ओर। सभी लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जरूर। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय संघ का गठन जो है वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार करती है। संघवाद में संविधान के द्वारा विभिन्न शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र और सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, संचार और मुद्रा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। व्यापार, कृषि और सिंचाई, पुलिस, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद जैसे विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। संघवाद 2 से अधिक स्तरों में बटा हुआ है। भारत में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। संघवाद से देश की एकता और अखंडता की रक्षा होती है। विशेष शक्तियों का लाभ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को प्राप्त है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से कुल 22 भाषाएं हैं जो अनुसूचित भाषा गिनी जाती हैं। सत्ता का विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर वितरण जो है लोकतंत्र कहलाता है। सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना क्षेत्र होता है। संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य, एक देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट सन 1956 में लागू की गई। भारत में हिंदी लगभग 44% लोगों की मातृभाषा है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों को संघ घोषित किया गया। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संघ सूची में शामिल होते हैं। भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। भारत में शासन का तीसरा स्तर जो है वो पंचायत और नगरीय विकास है। शासन के 2 रूप होते हैं, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और एक संघात्मक शासन व्यवस्था। अब बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। लैंगिक विभाजन सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता 76% है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 943/1000 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिला। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोज 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8% से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 919 थी। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। हमारे देश में स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है उनको वोट देने का अधिकार है और इसको वयस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाना मदद की है। महिलाओं में साक्षरता की दर 2011 के अनुसार 54% और पुरुषों में 76% है। 2011 के अनुसार आज भी उच्च पद प्राप्त महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। आज के परिवेश में भी यह कथन असत्य है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। महिला संगठनों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की भी 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने पर आधारित है।
बढ़ते हैं अगले पार्ट 4 की ओर। राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय दिल्ली में है। भारत में 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को सत्तारूढ़ दल कहते हैं। जनमत निर्माण में दल जो पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन जो है 1984 में किया गया। कई दल मिलकर के जब सरकार बनाते हैं वह साझा सरकार कहलाती है, गठबंधन सरकार कहलाती है। यूनाइटेड किंगडम में द्विदलीय, मतलब इंग्लैंड में जो है द्विदलीय व्यवस्था है। बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को विपक्ष कहते हैं। भारतीय जनसंघ को 1980 में पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो अभी है बीजेपी, इसको पहले भारतीय जनसंघ कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। जिन देशों में एक ही दल को सरकार बनाने एवं चलाने की अनुमति होती है उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। दूसरे दलों के साथ मिलकर सत्ता चलाने का कार्य बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। सन 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे। एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, बहुदलीय व्यवस्था। बहुजन समाजवादी पार्टी का निर्माण स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना सन 1964 ईस्वी में हुई। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में नेशनल कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। क्षेत्रीय दल वे दल जिनका निर्माण किसी क्षेत्र विशेष में होता है जो आमतौर पर राज्य से प्राप्त होता है। देश में कोई नई पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। पढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर। लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। भारत और जर्मनी ऐसे 2 देश हैं जहां लोकतंत्र बहुत मजबूत है। आधुनिक अन्य लोग किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन में क्या होता है? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। आज विश्व के लगभग 200 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह अब्राहम लिंकन की परिभाषा है लोकतंत्र के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून मानने में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर निर्भर होती है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होती है। आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों में सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास में अंतर होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। लोकतंत्र की जरूर शर्त है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार किया जाए। सफल प्रजातंत्र के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। प्रजातंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और एक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। राज्य की सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक देशों में मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने में स्वतंत्र है। अरस्तु ने प्रजातंत्र को बहुतों का शासन कहा है। लोकतंत्र सरकार के उस रूप से संबंधित है जिसमें लोगों की शक्ति या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संसार में लोकतांत्रिक, तानाशाही और राजतंत्र प्रकार की सरकार विद्यमान है। लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार जो है वो वैध होती है। आर्थिक समृद्धि के मायने में तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यह लोकतंत्र की विशेषता है। साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन में लागू है। मानसिक रूप से विकलांग एवं दिवाले व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अर्थशास्त्र के अध्याय 1 की ओर। विकास। किसी देश के विकास के 3 संकेतक होते हैं, एक प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना है। विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति के साथ ही समानता एवं स्वतंत्रता भी है। विभिन्न देशों के विकास की तुलना का एक प्रमुख आधार प्रति व्यक्ति आय है। विभिन्न देशों में विकास की तुलना का एक अन्य आधार औसत साक्षरता दर है। देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता उसके विकसित या अविकसित होने को दर्शाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की कुल जनसंख्या को भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए उसकी गणना डॉलर में की जाती है। विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वह देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है 2019 में $49,300 प्रति वर्ष से अधिक है वह समृद्ध देश की श्रेणी में आते हैं।
भारत जो है वो मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में आता है। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में जन्मे प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पूर्व मृत होने वाले बच्चों का अनुपात जो होता है वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। 7 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य जो केरल है। केरल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त सुविधा है, तो वहाँ शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम है। AGI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक। इसके प्रमुख सूचक है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और औसत साक्षरता दर। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय संसाधन वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। भारत कच्चे तेल का आयातक है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन धारणीय विकास है। जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का सांख्यिकीय अनुपात है। सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों, कारखानों, परिवहन के साधनों का धुआं है। आणविक संरचनाओं में परिवर्तन विकास के साथ ही पर्यावरण की क्षति का कारण भी है। मानव विकास रिपोर्ट जो है UNDP प्रकाशित करता है, याद रखिए UNDP का पूरा रूप है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन ये आता है। द्वितीय में विनिर्माण, जिसमें गन्ने से चीनी निर्माण, कपास से सूत काटना आदि ये काम आते हैं। तृतीय में सभी प्रकार की सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, शैक्षिक सभी ये सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन। विनिर्माण क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोगी उत्पादन के रूप में निर्मित करना। सेवा क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायक गतिविधियाँ। देश में एक वर्ष में विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप GDP होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसको। कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर में कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। शहरों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी मिलती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, ये जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार की ओर से दी गई। 625 जिलों में लागू किया गया। नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन संगठित क्षेत्र होता है, असंगठित क्षेत्र होता है। सरकार द्वारा पंजीकृत जो होते हैं उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं उनको असंगठित कहते हैं। संगठित क्षेत्र से क्या लाभ है? तो सवेतन अवकाश मिलता है, सेवा अनुदान मिलता है, चिकित्सकीय लाभ होता है, पेंशन भी मिलती है। नियोजन के आधार पर क्षेत्र 2 प्रकार के, एक संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र हमने देखे हैं। रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व इसमें सार्वजनिक है। डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टिस्को एक कंपनी निजी क्षेत्र की। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं मुद्रा और साख। तीसरा पार्ट मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वस्तुओं सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक है। मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। बहुत पुराने समय में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, मुद्रा नहीं चलती थी। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। किसी भी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत की मुद्रा रुपया है। भिन्न भिन्न देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। बैंकों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य होते हैं धन जमा करना और ऋण प्रदान करना, कर्जा देना। चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया जो है विमुद्रीकरण कहलाती है। भारत में भी ये 2016 में अपनाई गई। 1000 के नोट बंद कर दिए गए। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 नोटों का क्या किया गया? विमुद्रीकरण किया गया। चेक का प्रयोग स्थगित भुगतान हेतु किया जाता है। ऋण स्रोत, ऋण जो है 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण। औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता ऋण देने वाले जो होते हैं वो बैंक और सहकारी समिति होती है। अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता जैसे साहूकार, महाजन, व्यापारी ये होते हैं। औपचारिक क्षेत्र ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली संस्था जो रिजर्व बैंक है सभी बैंकों पर नजर रखती है। अनौपचारिक क्षेत्र ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली अभी तक कोई संस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह ऋण के स्रोत हैं। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह
छोटी बचतें करते हैं। स्वयं सहायता समूह की बचत ज़रूरतमंदों को ऋण की सुविधा भी देती है। अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण पर ब्याज दर उच्च होती है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दिया गया। करते हैं चौथा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के 3 आयाम बताए गए: सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण पर स्वामित्व होता है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एमएनसी भी कहा जाता है इसको, मल्टीनेशनल कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य होता है उत्पादन लागत कम करना और अधिक लाभ कमाना। विकासशील देशों में सस्ता श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। भूमि, भवन, मशीनरी आदि स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं। वैश्वीकरण के प्रसार में सहायक सूचना प्रौद्योगिकी होती है। विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट फॉर्म जो है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या लगभग 160 है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। आयात पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो वो व्यापार अवरोधक का काम करता है। उदारीकरण सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा गया। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। 1991 में जो आर्थिक नीति लागू हुई उसके क्या कदम हुए तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आयात कोटा मतलब सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं की संख्या सीमित करना, इसको आयात कोटा कहलाता है। भारत की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम दिए गए हैं, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए तो जिसमें टाटा मोटर्स है, मोटर गाड़ियों का निर्माण करती है। इन्फोसिस कंपनी है जो IT से संबंधित है। रेनबैक्सी है जो दवाइयाँ बनाती है। एशियन पेंट से जो है वो पेंट बनाते हैं। सुंदरम फास्टनर से जो नट बोल्ट का काम बनाते हैं। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अनेक देशों में व्यापार फैला हुआ। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम होते हैं रोजगार में वृद्धि, उपभोक्ता के समक्ष वस्तुओं के विकल्प। वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम होते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि और बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। इस प्रकार से हमारे ये सभी पाठ यहाँ पर पूरे होते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है ज़रूर अपने साथियों को शेयर करें और परीक्षा में अच्छा नंबर लाकर अपना नाम रोशन करें। आपसे यही अपेक्षा करते हैं, अच्छे से आप तैयारी करें और परीक्षा अच्छे से दें। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए हम और भी कई वीडियो लेकर के आएंगे, आप अच्छे से देखें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।